दोस्तों, एक पति पत्नी प्यार भरा खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहे होते हैं। खूबसूरत पत्नी को कोई काम ना करना पड़े, इसलिए पति घर में एक नौकरानी भी रख देता है। लेकिन पत्नी कुछ दिनों के लिए जब मैके चली जाती है तो उसके पति का उस नौकरानी से नाजायज संबंध हो जाते हैं। लेकिन पति को अपनी गलती का कुछ दिन बाद ही एहसास होने लगता है और वह पत्नी के आने के बाद नौकरानी से हुए संबंध को बताकर अपनी गलती की माफ़ी मांगता है। लेकिन दोस्तों, ये कौन सी पत्नी होगी जो यह सुनने के बाद वह सामान्य रह सकती है कि उसके रहते उसका पति दूसरी औरत के करीब जाए और उससे संबंध बनाए। हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। मैं हूँ एसआर सागर। आज आपको उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की यह सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, 12 दिसंबर 2016 को एक प्राइवेट कपड़े की फैक्ट्री में 28 वर्षीय रोहित मैनेजर के पद पर नियुक्त होता है। जब वह फैक्ट्री पर पहुंचता है तो ऑफिस के स्टाफ उसका स्वागत करते हैं और सब लोग उससे परिचय करते हैं। इसी दौरान उसकी नज़र 24 वर्षीय रेखा पर पड़ती है तो कुछ देर के लिए उसकी नज़र उसके चेहरे पर ठहर जाती है। रेखा की बड़ी बड़ी आँखें, गोरा रंग और मोतियों जैसे चमकते दांत देखने के बाद रोहित कुछ देर तक उसे देखता रह जाता है। रेखा रोहित को हल्का सा मुस्कुरा करके नमस्कार कर अभिवादन करती है। रेखा की ये मुस्कुराहट रोहित के दिल में जैसे उतर जाती है और रोहित जब शाम को फैक्ट्री से वापस आवास पे आता है तो उसके ख्यालों में रेखा की वह खूबसूरत चेहरा बार बार आता है। और जब वह खाना खा करके सोने जाता है तो उसकी आंखों के सामने रेखा की वह मुस्कुराहट तैरने लगती है। अगले दिन रोहित ऑफिस में पहुंचता है तो वह सबसे पहले रेखा को अपनी ऑफिस में बुलाता है। रेखा जब रोहित के पास पहुंचती है तो रोहित उससे फैक्ट्री के टर्नओवर के बारे में तमाम जानकारी हासिल करता है। रोहित जो भी सवाल रेखा से करता उसका रेखा सटीक और सही जानकारी देती। सारी फाइलें पलटने के बाद, सारी जानकारी हासिल करने के बाद रोहित रेखा से कहता है कि आप का काम देखने के बाद यह लग रहा है कि आप बहुत मन लगा करके काम कर रही हैं। जिस पर रेखा कहती है कि इस हौसला अफजाई के लिए सर आपको धन्यवाद। रोहित कहता है कि इसमें धन्यवाद की क्या बात है, आपका काम देखने के बाद यह लग रहा है कि आप बहुत मन लगा करके काम कर रही हैं। फिर रोहित रेखा से कहता है कि जिन पार्टियों से पिछले माह से कोई ऑर्डर नहीं मिला है उन्हें आप ईमेल करें और उनसे फ़ोन करके यह जानकारी हासिल करें कि पिछले 1 माह से उन पार्टियों से कंपनी को क्यों नहीं ऑर्डर मिला है। इसके बाद रेखा केबिन से बाहर आती है और वह अपनी ऑफिस में आकर के बैठ जाती है और अपने काम पर लग जाती है। समय गुजर रहा होता है और एक दिन ऑफिस में रोहित बैठा होता है, तभी रेखा उसके पास पहुंचती है और उसके सामने एक एप्लीकेशन बढ़ा देती है। रोहित उस एप्लीकेशन को पढ़ने लगता है जिस पर रेखा 20 दिन की छुट्टी का प्रार्थना पत्र दी होती है। रोहित यह पढ़ने के बाद कहता है कि आपको 20 दिनों के लिए क्यों छुट्टी चाहिए। तो रेखा कहती है कि सर, मेरी मम्मी को फालिज मार दिया है और वह अस्पताल में भर्ती हैं। रोहित रेखा से पूछता है कि आपके घर में कौन कौन है। तो रेखा कहती है कि मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी हैं और मैं हूँ और माँ की देख रेख करने के लिए दूसरा कोई नहीं है। फिर रोहित रेखा से पूछता है कि आपकी मम्मी किस अस्पताल में भर्ती हैं। तो रेखा कहती है कि नवजीवन अस्पताल कानपुर में वह भर्ती हैं।
रोहित कहता है कि उस अस्पताल में मेरा एक दोस्त डॉक्टर है, ठीक है रुको मैं उससे बात करता हूँ। फिर वह अपने दोस्त को फ़ोन मिलाता है और कहता है कि मेरी एक शुभचिंतक हैं, उनकी माँ आपके अस्पताल में भर्ती हैं। फिर रोहित का दोस्त मरीज का नाम पूछता है तो रोहित रेखा से पूछता है कि आपकी माँ का क्या नाम है। तो रेखा बताती है कि सर मेरी मम्मी का सरिता पटेल नाम है। फिर रोहित अपने दोस्त डॉक्टर से कहता है कि सरिता पटेल है। फिर रोहित का दोस्त कहता है कि हाँ वह कल भर्ती हुई हैं। फिर रोहित कहता है कि वह मेरी ऑफिस में काम करती हैं, रेखा उनकी माँ है, इसलिए आप उनकी विशेष ध्यान रखें। तो रोहित का दोस्त कहता है कि ठीक, आपके फ़ोन के बाद उनका विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके बाद रोहित फ़ोन काट देता है और फिर रेखा से कहता है कि आपको 20 दिन की नहीं लेकिन 10 दिन की छुट्टी मैं स्वीकृत कर देता हूँ। और छुट्टी मिलने के बाद रेखा रोहित के ऑफिस से बाहर आती है और वह सीधे अस्पताल के लिए निकल जाती है। अस्पताल पहुंचने के बाद वह अपनी माँ का वहाँ देख रेख कर रही होती है और वहाँ उसके पापा भी मौजूद होते हैं। शाम को करीब 7 बजे रेखा की मोबाइल बजती है तो रेखा फ़ोन उठाती है तो उधर से रोहित की आवाज़ गूंजती है। रोहित कहता है कि मैं अस्पताल के गेट के बाहर खड़ा हूँ, आप कहाँ हैं? रेखा कहती है कि ठीक सर, आप वहीं रुकिए, मैं आ रही हूँ। इसके बाद रेखा नीचे जाती है और रोहित के पास वह पहुँच जाती है। रोहित के पास पहुँचने के बाद रेखा कहती है कि सर आपके फ़ोन के बाद मेरी मम्मी का अच्छे से यहाँ देख रेख हो रहा है। इसके बाद दोनों अस्पताल के अंदर प्रवेश करते हैं और रेखा रोहित को लेकर के अपनी माँ के पास पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद बगल बैठे अपने पापा से रोहित का परिचय कराती है। रोहित रेखा के पापा को नमस्ते अंकल कहता है और इसके बाद वह रेखा की माँ का हालचाल पूछने लगता है। रोहित रेखा की माँ का हाथ पकड़ करके हालचाल पूछ रहा होता है कि आंटी आपकी तबीयत कैसी है। तो रेखा की माँ कहती हैं कि बाबू काफ़ी ठीक है। फिर रोहित रेखा की माँ के माथे पर अपने हाथ को रख करके उनका हालचाल पूछता है। रोहित यह सब जब कर रहा होता है तो रेखा रोहित को गौर से देख रही होती है। इसके बाद रोहित अपने डॉक्टर दोस्त को फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद रोहित का दोस्त कुछ ही देर बाद वहां पहुंच जाता है। वह आता है, फिर रेखा की माँ सरिता पटेल का वह हालचाल पूछता है और कहता है कि आपकी तबीयत अब कैसी है। तो वह कहती हैं कि अच्छा है डॉक्टर साहब। फिर डॉक्टर जो रोहित का दोस्त है रेखा से कहता है कि आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन कीजिए, मेरे दोस्त को आप मत फ़ोन कीजिएगा, नहीं तो यह मेरी ही खटिया खड़ी करेगा। यह कहने के बाद तीनों हंसने लगते हैं और फिर रोहित का दोस्त रोहित को अपने साथ अपने केबिन में ले जाता है, जहां दोनों बैठ कर के चाय पानी पीते हैं। इसके बाद रोहित वहां से बाहर निकलता है तो रोहित का दोस्त अस्पताल गेट तक रोहित को छोड़ने जाता है। रोहित कार में बैठता है और कार में बैठने के बाद वह फिर रेखा को फ़ोन करता है कि आपको कोई दिक्कत होगी तो बेहिचक आप मुझे फ़ोन कीजिएगा। रेखा कहती है कि ठीक सर। यह कहने के बाद रोहित फ़ोन काट देता है और अपनी कार को स्टार्ट करता है और वह अपने आवास पर पहुंच जाता है। इसके बाद रोहित हर दिन सुबह और शाम को रेखा के पास फ़ोन करता और रेखा की माँ का वह हालचाल पूछता। रेखा ने जो फैक्ट्री से छुट्टी लिया था उसका समय जब पूरा हो जाता है तो रोहित रेखा को फ़ोन करता है कि आपको
फैक्ट्री पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके उसी एप्लीकेशन पर और मैं 10 दिन की छुट्टी बढ़ा दे रहा हूँ। यह सुनने के बाद रेखा रोहित को धन्यवाद देती है। तो रोहित कहता है कि इसमें धन्यवाद की क्या बात है, आपकी माँ मेरी भी माँ जैसी हैं। इसके बाद रोहित फ़ोन काट देता है। समय गुजर रहा होता है और 18वें दिन डॉक्टर रेखा की माँ को आकर के देखते हैं, चेक करते हैं तो कहते हैं कि अब आपकी माँ पूरी तरह से ठीक हैं। हाँ, इन्हें 6 माह तक दवा देना पड़ेगा और बीच में आपको आकर के इन्हें दिखाते रहना पड़ेगा। फिर रेखा नीचे जाती है अपनी माँ को डिस्चार्ज कराने के लिए, जहाँ दवा और बेड चार्ज का पूरा हिसाब डॉक्टर रेखा को बना करके देते हैं, जिसमें 1,15,000 रुपये का पूरा पेमेंट होता है। डॉक्टर रेखा से कहते हैं कि टोटल आपका 1,15,000 रुपया हुआ, लेकिन रोहित की वजह से आपको 30,000 रुपये की छूट दी जा रही है। आप बाकी 85,000 रुपया अभी जमा करें, या रोहित की वजह से आपको इसमें भी छूट दी जा रही है कि आप किस्तों में भी यह पैसा दे सकती हैं। रेखा 50,000 रुपया उसी वक्त जमा कर देती है और कहती है कि सर बाकी 35,000 रुपया मैं 2 बार किस्तों में जमा कर दूंगी। डॉक्टर कहते हैं कि आप अपनी मम्मी को ले जाइए, पैसे की चिंता आप मत कीजिए। फिर रेखा वहाँ से अपनी माँ के पास आती है और वह वहाँ पहुँचने के बाद रोहित को फ़ोन करती है और यह बताती है कि सर आपकी वजह से डॉक्टर साहब ने 30,000 रुपये की छूट दी है और वह कह रहे थे कि आपकी वजह से पैसा पूरा ना हो तब भी आप अपनी माँ को ले जा सकती हैं और किस्तों में भी आप पैसा दे सकती हैं। रोहित पूछता है कि आपने कितना पैसा जमा किया है, कितना बाकी है, तो रेखा बताती है कि सर 50,000 रुपया मैंने जमा किया है, 35,000 रुपया अभी बाकी है। रोहित कहता है कि आप पैसे की चिंता छोड़िए, मैं अपने दोस्त को वह पैसा दे दूंगा, आप मम्मी को घर ले जाइए। रेखा कहती है कि सर शाम को लेके मम्मी को जाना है, अभी मैं सोच रही हूँ कि धूप में उन्हें क्या ले जाऊँ। फिर रोहित कहता है कि ठीक है, तब आप वहीं रहिए, शाम को मैं ऑफिस से जब आऊँगा तो आप लोगों को ले चलूँगा, घर पे छोड़ आऊँगा। शाम होता है, रोहित फैक्ट्री से सीधे अस्पताल पहुँच जाता है और रेखा की माँ को अपनी कार में बैठा करके रेखा के घर छोड़ने चला जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद रेखा रोहित को गेस्ट रूम में ले जा कर के बैठाती है और थोड़ी देर में वह चाय पानी ले कर के रोहित के पास आती है। रोहित रेखा से कहता है कि आप भी चाय पीजिए। फिर दोनों चाय पानी पी रहे होते हैं तो रोहित पूछता है कि अंकल जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो रेखा कहती है कि वह मार्केट गए हुए हैं। चाय पानी के दौरान रेखा रोहित से पूछती है कि सर आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपके घर पर कौन कौन है। तो रोहित कहता है कि मैं मैनपुरी ज़िले का रहने वाला हूँ और घर पे बस मेरी मम्मी है, जो गांव में खेती बाड़ी है वही वह सब करवाती हैं। इसके बाद रेखा कहती है कि सर आप मेरे घर पे पहली बार आए हैं, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप हम लोगों के साथ आज खाना खाएं। रोहित कहता है कि नहीं, बाद में किसी दिन खाना खा लेंगे। फिर रेखा पूछती है कि सर आप हम सब के लिए इतना क्यों कर रहे हैं। तो रोहित कहता है कि अगर आप बुरा न माने तो मैं अपने दिल की बात आपको बता दूं। रेखा कहती है कि आप बताइए, हम बुरा नहीं मानेंगे। तो रोहित कहता है कि आपको जीवन भर के लिए पाना चाहता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ।
यह सुनने के बाद रेखा घर के अंदर चली जाती है। रोहित यह सोचने लगता है कि शायद मेरी बात रेखा को बुरी लग गई। वह काफ़ी देर तक रेखा का इंतज़ार करता है, लेकिन रेखा फिर रोहित के पास नहीं आती। रोहित काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब उसे लगता है कि रेखा नहीं आएगी तो वह बाहर निकलता है और अपनी कार में बैठता है और वह आवाज़ के लिए निकल लेता है। रात भर उसे नींद नहीं आती कि शायद मैंने रेखा को यह कह करके गलती कर दिया है। अगला दिन होता है। अगले दिन रोहित फैक्ट्री पर जाता है और रेखा का बेसब्री से वह इंतज़ार करता है, लेकिन रेखा उस दिन फैक्ट्री पर भी नहीं आती। रेखा के ना आने के बाद रोहित बहुत परेशान होता है और वह ऑफिस से जब आवास पर पहुंचता है तो अपनी बेचैनी को वह नहीं संभाल पाता और रेखा को वह फ़ोन करता है। रेखा रोहित का फ़ोन उठाती है और हेलो करने के बाद वह कोई जवाब नहीं देती। रोहित रेखा से कहता है कि आपको अगर हमारी यह बात ख़राब लगी है तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ आप फैक्ट्री पर आइए, नौकरी कीजिए। दोबारा आप मुझसे कोई शिकायत नहीं पाएंगी और अगर आपको यह बात मेरी आपको ख़राब लगी है तो मैं आपसे वेरी सॉरी बोलता हूँ। यह कहने के बाद रोहित फ़ोन काट देता है। अगले दिन रेखा फैक्ट्री पर जाती है और जब रेखा को रोहित फैक्ट्री पर देखता है तो उसे काफ़ी संतोष मिलता है कि शायद रेखा ने उसे माफ़ कर दिया। फिर दोपहर होता है। दोपहर का जब लंच होता है तो रोहित रेखा को अपनी ऑफिस में बुलाता है। रोहित रेखा से कहता है कि आप मेरी बात को शायद गलत समझ लिया, लेकिन मैंने जो भी कहा है उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। रेखा इसका कोई जवाब नहीं देती। कभी कभी वह सर ऊपर करके रोहित को एक पल के लिए देख लेती। रोहित कहता है कि आप अगर मुझसे शादी नहीं करेंगी तो मैं अब जीवन भर आपके नाम पर कुंवारा रहूँगा और मैं अब किसी से शादी नहीं करूँगा। यह सुनने के बाद रेखा रोहित से कहती है कि अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो आप मेरी मम्मी मेरे पापा से बात कीजिए। फिर रोहित अपनी माँ को गांव से बुलाता है और अपनी माँ को रेखा की माँ और पापा के पास शादी का रिश्ता लेकर के भेजता है। जब रेखा की माँ और रेखा के पिता यह जानते हैं कि इनका बेटा रोहित है तो वह खुशी खुशी अपनी बेटी रेखा की शादी रोहित से करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि रोहित को वह अस्पताल में देख चुके होते हैं। उसका व्यवहार विचार उन लोगों को बहुत अच्छा लग चुका होता है। इसके बाद 18 अप्रैल 2017 को रेखा की रोहित के साथ धूमधाम से शादी हो जाती है। रेखा दुल्हन बन के रोहित के घर पहुंच जाती है। कुछ दिन रेखा रोहित के साथ मैनपुरी में रहती है। उसके बाद रोहित रेखा को लेकर के कानपुर में आ जाता है। रोहित यह नहीं चाहता कि उसकी खूबसूरत पत्नी घर का कोई काम करे। फिर वह एक दिन अपनी पत्नी रेखा से कहता है कि आप जब घर का काम करती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो रेखा कहती है कि तो क्यों नहीं आप एक नौकरानी रख लेते। रोहित कहता है कि बिल्कुल मैं आपके लिए एक नौकरानी रख दूंगा और आपको घर का कोई काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके
10-15 दिन के बाद एक नौजवान नौकरानी रोहित रख देता है, जो घर का सारा काम करती। रोहित रेखा से बेइंतहा मोहब्बत करता है और उसकी हर अदा पर मर मिटता है। एक दिन वह ऑफिस से आता है और वह काफ़ी रोमांटिक मूड में होता है। घर पहुंचने के बाद ही रेखा को वह बाहों में भर लेता है तो रेखा कहती है कि छोड़िए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। रोहित कहता है कि क्या कर रहा हूँ, आपको प्यार कर रहा हूँ। रेखा कहती है कि आपका मन नहीं भरता, आपको कितना प्यार चाहिए। रोहित कहता है कि आप मुझसे क्यों पूछती हैं, अपने चाँद जैसे चेहरे को देख करके बताइए कि इस चेहरे को देखने के बाद कौन नहीं है जो मर मिटेगा और आपको प्यार करना चाहेगा। फिर रेखा कहती है कि ठीक है, छोड़िए, अभी शाम होने दीजिए, फिर हम लोग प्यार करेंगे। शाम होता है, रोहित रेखा को बाहों में भर लेता है तो रेखा कहती है कि आप मुझे छोड़िए, आज मेरा मूड नहीं है, आज नहीं कल हम लोग प्यार करेंगे। रोहित कहता है कि नहीं, मुझे आज ही प्यार चाहिए। रेखा कहती है कि नहीं, कल। फिर रोहित बहुत प्रयास करता है कि लेकिन रेखा कहती है कि आज सो जाइए, कल हम लोग प्यार करेंगे। अगला दिन होता है, रोहित रेखा से प्यार पाने के लिए मचल रहा होता है। वह रात को रेखा से प्यार मांगता है तो रेखा कहती है कि अब आपको 6 दिन प्यार नहीं मिलेगा। रोहित कहता है कि क्यों। रेखा कहती है कि आप इतना भी नहीं जानते। तो रोहित कहता है कि क्या नहीं जानते। रेखा कहती है कि आपको क्या बताएं। फिर रोहित कहता है कि आज ही उसको भी आना था। फिर दोनों सो जाते हैं, लेकिन रोहित को काफ़ी रात तक नींद नहीं आती। अगला दिन होता है और रोहित ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी रेखा के पास उसकी माँ का फ़ोन आता है। रेखा की माँ बताती हैं कि बेटा, मेरा तबीयत नहीं ठीक है, तुम घर पे आ जाओ। फिर रेखा अपने पति रोहित से कहती है कि मम्मी का तबीयत नहीं ठीक है और मुझे आप मम्मी के पास छोड़ आइए। रोहित कहता है कि ठीक है, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं आपको वहाँ छोड़ने के बाद फिर ऑफिस चला जाऊँगा। फिर रेखा भी जल्दी जल्दी तैयार होने लगती है और वह रोहित के साथ कार में बैठ कर के अपने मायके के लिए चली जाती है। रोहित रेखा को मायके में छोड़ने के बाद वह ऑफिस पहुंचता है और ऑफिस पर काम करने के बाद शाम को घर आता है। घर पहुंचने के बाद रोहित का जो नौकरानी होती है आरती, कहती है कि साहब, आपके लिए मैंने खाना बनाकर रख दिया है और आप टाइम से खाना खा लीजिएगा। फिर रोहित कहता है कि ठीक है, और इसके बाद आरती वहाँ से चली जाती है। अगले दिन फिर नौकरानी सुबह आ जाती है और रोहित के लिए वह चाय बना रही होती है और रोहित ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है, नहा रहा होता है। इसी दौरान रोहित अपनी नौकरानी आरती से कहता है कि मैं तौलिया बाहर भूल गया, उसे तुम ले आओ। आरती तौलिया ले करके स्नान घर में प्रवेश करती है और जैसे अंदर प्रवेश करती है, साबुन के एक टुकड़े पर उसका पैर पड़ता है और वह फिसल करके गिरते हुए रोहित के ऊपर जा कर के गिर जाती है। रोहित उसे पकड़ लेता है और इस दौरान उसकी नज़र आरती के तन पर पड़ती है, जिसे देख करके उसकी नीयत बदल जाती है और दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि दोनों एक दूसरे के प्यार में
खो जाते हैं। और प्यार का जब नशा उतरता है तो रोहित को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। इसके बाद रोहित चाय पीता है, नाश्ता करता है और ऑफिस चला जाता है। ऑफिस तो वह चला जाता है, लेकिन वह दिल ही दिल में काफ़ी अफसोस कर रहा होता है कि आज मुझसे अनजाने में कितनी बड़ी गलती हो गई। शाम को ऑफिस से रोहित घर पे आता है तो आरती उसके लिए खाना बना रही होती है। खाना बनाने के बाद आरती पूछती है कि साहब आपके लिए खाना ले आऊं? तो रोहित कहता है कि नहीं, तुम खाना रख के चली जाओ, मैं बाद में खा लूँगा। और जब आरती जाने लगती है तो रोहित आरती से कहता है कि देखो आरती, अब तुम जब आना जब तुम्हारी मालकिन आ जाएंगी। आरती कहती है कि साहब आप तब तक खाना कहाँ खाएंगे? तो रोहित कहता है कि मैं तब तक होटल में खा लूँगा। इसके बाद रोहित शाम को होटल में खाता और सुबह का नाश्ता भी वह होटल में ही करता। इसके 5 दिन बाद रेखा का फ़ोन आता है कि शाम को आप ऑफिस से निकलने के बाद आ जाइएगा, मैं आपके साथ घर चलूँगी। रोहित ऑफिस से शाम को जब निकलता है तो वह सीधे रेखा के पास पहुंच जाता है। रेखा वहां तैयार होकर के रोहित का इंतजार कर रही होती है। रोहित के पहुंचने के बाद रेखा रोहित को चाय पानी पिलाती है। उसके बाद वह कार में बैठती है और दोनों घर के लिए निकल लेते हैं। रोहित रास्ते में गुमसुम गाड़ी चला रहा होता है तो रेखा रोहित से पूछती है कि क्या बात है, आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। रोहित इसका कोई जवाब नहीं देता और वह चुपचाप गाड़ी चला रहा होता है। इसके कुछ देर बाद वह रेखा को लेकर के घर पहुंच जाता है और घर पहुंचने के बाद रेखा जब घर के अंदर प्रवेश करती है तो देखती है कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है, अस्त व्यस्त है। तो वह रोहित से पूछती है कि क्या बात है, नौकरानी नहीं आ रही है क्या? तो रोहित कहता है कि मैंने उसे मना कर दिया है कि जब तक आप नहीं आ जाएंगी तब तक तुम मत आना। फिर रेखा घर के काम में लग जाती है और रोहित कहता है कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, कुछ सामान लेकर के फिर आ रहा हूँ। करीब आधे घंटे के बाद रोहित मार्केट से जब घर आता है तो देखता है कि रेखा शीशे के सामने बैठ कर के श्रृंगार कर रही होती है। रोहित उसके पास पहुंच जाता है और कहता है कि डार्लिंग, आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। रेखा रोहित का हाव भाव देखने के बाद कहती है कि आप शराब पिए हैं। रोहित कहता है कि हाँ डार्लिंग, आज मैंने दिल का बोझ हल्का करने के लिए पहली बार शराब पिया है। रेखा कहती है कि क्या दिल का बोझ हल्का करने के लिए आपने शराब पिया है? रोहित कहता है कि डार्लिंग, जब हफ्ता भर प्यार नहीं दोगी तो गलती हो ही जाएगी। यह सुनने के बाद रेखा रोहित को गौर से देखने लगती है और कहती है कि क्या गलती हो गई? तो रोहित कहता है कि डार्लिंग, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे पहली बार और आखिरी बार यह गलती हुई है। रेखा कहती है कि बताइए क्या गलती हुई है आपसे? तो रोहित कहता है कि डार्लिंग, आपके जाने के बाद आरती से मेरे संबंध हो गए। यह सुनने के बाद रेखा खड़ी हो जाती है और रोहित से कहती है कि इतना आप गिर सकते हैं, मैंने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा। फिर रेखा कहती है कि अब आपके साथ मैं एक पल नहीं रहूंगी। रोहित रेखा को मनाता रहता है। रोहित दोनों कान पकड़ के माफ़ी मांगता है, लेकिन रेखा उसकी एक नहीं सुनती और वह अपने बेडरूम से दूसरे कमरे में जाती है और सूटकेस उठाती है और वह मैके जाने के लिए आगे बढ़ने लगती है। रोहित भरसक प्रयास करता है
रेखा को वह मनाता है कि प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, पहली और आखिरी गलती मान करके। रेखा कहती है कि आप मेरे रहते हुए किसी दूसरी औरत के पास कैसे जा सकते हैं, उससे कैसे संबंध आप बना सकते हैं, आप इतना गिर सकते हैं, मैंने कभी नहीं ऐसा सोचा था। फिर वह घर से बाहर निकल जाती है। रोहित उसे मनाता रह जाता है। रेखा बाहर निकलती है और ऑटो पकड़ के वह अपने मायके के लिए निकल जाती है। इसके आगे की कहानी आपको अगले भाग में सुनाऊंगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आप कमेंट में अपनी राय दीजिए कि हमारी ये सब स्टोरियाँ आपको कैसी लग रही हैं। जय हिंद।